जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 11 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबेस्टियन लेकोर्नु किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेबेस्टियन लेकोर्नु। तो दोस्तों, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने अपने देश के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री बनाया है। तो फ्रांस में एक साल में चौथी बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर फ्रांसवा बायरू ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले गैब्रियल अटल और माइकल वर्नियर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये चौथी बार है जब प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हो रही है एक साल के अंदर। फ्रांस की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पेरिस इसकी राजधानी है और बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और स्पेन ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा इसकी सीमा इटली से भी लगती है। ठीक है, और आपको यहाँ पर फ्रांस दिख रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम है। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है, तो ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। दोस्तों, यहाँ पर आप फ्रांस का फ्लैग भी देख सकते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे इरफान अली अभी हाल ही में गुआना के राष्ट्रपति बने हैं। अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और इंगा रुगिनिएने वो बनी है लिथुआनिया की प्रधानमंत्री। और यूलिया स्विरिडेंको ये बनी है यूक्रेन की पीएम। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस ये सूरीनाम की राष्ट्रपति बनी हैं। ली जे म्यूंग ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। कामिल इदरीस सूडान के पीएम बने हैं। सलीम बिन व्रिक बने हैं यमन के प्रधानमंत्री। और लॉरेंस बोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इंदौर को। ठीक है, तो इंदौर इस साल सबसे स्वच्छ शहर भी बना था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो अभी जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है शहरों में जो एयर क्वालिटी है उसके सुधार प्रयासों का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करना। इसमें 3 श्रेणियां हैं। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल हैं और 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर शामिल हैं और 3 लाख से कम आबादी वाले शहर शामिल हैं। तो अगर हम विनर की बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर जबलपुर, तीसरे नंबर पर आगरा और सूरत है। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में टॉप पर है अमरावती, सेकेंड पर है झांसी और मुरादाबाद और थर्ड नंबर पर है अलवर। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर देवास, दूसरे पर परवाणु और फिर तीसरे स्थान पर है अंगुल। देखिए दोस्तों, 2 शहरों को एक विशेष सम्मान दिया गया है। ये दोनों शहर वेटलैंड सिटी बने हैं। तो इसमें पहला नाम है इंदौर, दूसरा नाम है उदयपुर का। ठीक है, तो ये दोनों वेटलैंड सिटी बने हैं, इसलिए इन्हें एक विशेष सम्मान दिया गया है इस पुरस्कार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक आपातकालीन चिकित्सा इकाई के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो भारत की मदद से श्रीलंका में एक आपातकालीन चिकित्सा यूनिट स्थापित की जाएगी। ठीक है, यानी हॉस्पिटल में एक आपातकालीन चिकित्सा यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए भारत और श्रीलंका के बीच में अभी हाल ही में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो यूनिट है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो श्रीलंका का जो मन्नार है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। इस परियोजना में भारत 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का अनुदान देगा, यानी श्रीलंका की मदद करेगा। इस यूनिट में जो आधुनिक चिकित्सा उपकरण है उनकी आपूर्ति की जाएगी। श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और इसकी जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो। राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके, प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और करेंसी की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है। कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय सिनेमा महोत्सव 2025 का आयोजन श्रीलंका में हुआ है। स्लाइनेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है और इस साल इसका आयोजन कोलंबो में हुआ है।
श्रीलंका के वास्का डुबा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कुछ समय पहले हुआ है। श्रीलंका के कोटेला वाला रक्षा विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा कार्यक्रम शुरू हुआ है, यानी हिंदी में वहाँ पर पढ़ाई होगी। श्रीलंका में पोसोन पोया पर्व मनाया गया है। श्रीलंका के द्वारा पीएम मोदी को मित्रा विभूषण सम्मान भी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव श्रीलंका में आयोजित किया गया था इस साल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास जैपैड 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा रूस में। ठीक है, तो जैपैड नाम का जो सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? रूस में किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें भारतीय सेना भी शामिल हुई है। तो रूस का जो निजनी नामक शहर है, निजनी नामक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है 10 से 16 सितंबर तक। ठीक है, जैपैड का मतलब रूसी भाषा में पश्चिम होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। यह एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी इसमें बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं। भारत भी इसमें शामिल हुआ है। भारत के 65 सैनिक इसमें शामिल हुए हैं। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य यह है कि जो पश्चिमी देश हैं उनको सामरिक संदेश देना, यानी पश्चिमी देशों को बताने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें रूस तो शामिल ही है, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बेलारूस, ईरान, माली, नाइजर, तजाकिस्तान, ये सभी देश शामिल हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर देश के रूप में कंबोडिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, सर्बिया, यूएई और उत्तर कोरिया शामिल हैं। दोस्तों, कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत सिंगापुर के बीच हुआ है। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना का एक तकनीकी प्रदर्शन था जो इस साल हुआ है। 32वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2025 भारत सिंगापुर के बीच। पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत ग्रीस के बीच। और 17वां नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच। 8वां शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। 30वां प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के बीच। 8वां डस्टलिक अभ्यास 2025 भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। और चौथा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोदावरी जल परियोजना के सेकेंड और थर्ड चरण का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने गोदावरी जल परियोजना के सेकेंड और थर्ड चरण का अभी हाल ही में अनावरण किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में भविष्य में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध किया जाए और जो मूसी नदी है जो कि हैदराबाद से ही गुजरती है उसका पुनरुद्धार किया जाए। तो इसके लिए अभी हाल ही में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में गोदावरी जल परियोजना के सेकेंड और थर्ड चरण का शुभारंभ किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत है 7,360 करोड़ की और ये पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा हो सकता है। यहाँ पर बात हुई है गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1,465 किलोमीटर है और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। इसका मुख्य मार्ग है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यानी इन सभी राज्यों में ये बहती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, वर्धा, पैनगंगा और सबरी। इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, मूसी नदी की भी बात कर लेते हैं। तो इसका उद्गम अनंतगिरी पहाड़ियों से है जो कि विकाराबाद, तेलंगाना में है और एक कृष्णा नदी में जाकर के मिलती है और ये तेलंगाना राज्य में ही बहती है। इसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर की है और इसे हैदराबाद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा पंजाब। यानी कि केंद्र सरकार ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है, क्योंकि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पंजाब में किस प्रकार भयानक बाढ़ आई है जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। तो केंद्र सरकार ने मदद करते हुए 1600 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। तो दोस्तों, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो पटियाला है, रोपड़ है, फिरोजपुर है, संगरूर है, ये सभी ज़िले जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी जहाँ पर नुकसान हुआ है वहाँ पर पुनर्वास, राहत और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है उसने हिमाचल प्रदेश की भी मदद की है और हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत, ईरान, आर्मेनिया
त्रिपक्षीय वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा तेहरान, ईरान में। तो ईरान का जो तेहरान शहर है वहाँ पर भारत, ईरान और आर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है, यानी कि इन तीनों देशों के बीच में एक चर्चा हुई है। इसका उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ाया जाए, इसके अलावा व्यापार, संपर्क और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया जाए। दोस्तों, ये जो बैठक हुई है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है भारत, ईरान, रूस, यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई है जिसमें भारत, ईरान, रूस और यूरोप ये सभी देश जोड़े जाएंगे इस कॉरिडोर के अंतर्गत। तो इसी को लेकर के ये चर्चा हुई है। देखिए, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान जो है वो पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1935 तक इसे फारस के नाम से या पर्सिया के नाम से जाना जाता था। तेहरान इसकी राजधानी है। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान और ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। आर्मेनिया की भी बात कर लेते हैं तो एरेवान इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं वहागन खाचतुर्यान और प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पसिन्यान। और करेंसी की बात करें तो द्राम यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिए हैं? यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके करिकुलम यानी पाठ्यक्रम और जो उनके द्वारा प्रवेश करने का जो तरीका है इसकी जांच की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में आदेश दिया है। तो जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं और जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी मान्यता और जो पाठ्यक्रम है, प्रवेश प्रक्रिया, इन सभी की बहुत गहराई से जांच की जाएगी क्योंकि कुछ शिकायतें पाई गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई थी तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको 20% पुलिस आरक्षण देने को मंजूरी दी है। कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन एटा जिले के मलावन गांव में किया गया है। और उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए बफर से सफर योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन यूपी में शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, CSIR NISCPR जिसे राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान बोलते हैं कि नई निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर गीता वानी रायसम। ठीक है, तो डॉक्टर गीता वानी रायसम जो हैं वो CSIR NISCPR की डायरेक्टर बनी है। देखिए, बात करें अगर हम CSIR NISCPR की, तो यह भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के तहत काम करने वाला एक शोध संस्थान है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की नीति पर शोध करता है। ठीक है, इसका काम होता है रिसर्च करना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे S शिव कुमार अभी हाल में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन बने हैं। पराग जैन रॉ के प्रमुख बने हैं। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल एम्बेसडर बनी हैं। और NS संजय गौड़ा गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। शैलेश C मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं। S महेंद्र देव PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के डायरेक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। तो अभिमन्यु मिश्रा ने अभी हाल ही में डी गुकेश को हराया है। इस प्रकार से 16 वर्ष के जो अभिमन्यु मिश्रा हैं वो विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिए दोस्तों, अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो अमेरिका के हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, 2021 में वो 12 वर्ष और 4 माह 25 दिन की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। 2019 में वो सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर भी बने थे।
कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दिव्या देशमुख ने 2025 का फिडे महिला विश्व कप जीता है। दिव्या देशमुख 2025 का फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। अरविंद चिदम्बरम ने छठा स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल जीता है और प्रज्ञानंद ने सुपरवेट क्लासिक में पहला ग्रैंड स्लैम शतरंज टूर खिताब जीता है। तमिलनाडु के LR श्रीहरि 86वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, और भारत फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने जा रहा है इस साल। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा लास्ट 12th मंथ के करंट अफेयर्स की भी ई बुक आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐप पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है गणेश 500, ठीक है। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। CP राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 15वें। KP शर्मा ओली किस देश के PM थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? नेपाल। डॉक्टर नवीन रामगुलाम किस देश के PM है जो भारत की 8 दिन की यात्रा पर आए हैं? मॉरिशस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ है? इजराइल। भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। फ्रांसवा बायरू किस देश के PM थे जिन्हें हटा दिया गया है? फ्रांस। PM मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कब लॉन्च करेंगे? 17 सितंबर 2025। और CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष डिस्कस करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघीय शक्तियों की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वित्त समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मुख्य आयुक्तों के प्रांत समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया, भाषाई समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया है कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो CP राधाकृष्णन बने हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर CP राधाकृष्णन बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स और जो स्टेट करंट अफेयर्स की GK की ई बुक होती हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिलेगा आपको 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 1000 स्टैटिक GK और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी ऐप पर ही मिलेंगी। तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। ये टेस्ट दे सकते हैं आप, और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर।